हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकारों को पढ़ा था। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए कलाकार को पढ़ेंगे। हम एक नए कलाकार को पढ़ेंगे जो है के.एस. कुलकर्णी साहब। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। आप नोट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। तो आप वहाँ से जाकर आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आपको डेली की डेली जो क्लासेस रहा करेंगी उनका पीडीएफ अपलोड कर दी जाया करेगी। ठीक है, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उनकी भी पीडीएफ बहुत जल्द चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे आज के कलाकार हैं के.एस. कुलकर्णी साहब। कौन है? के.एस. कुलकर्णी साहब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। के.एस. कुलकर्णी, इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 17 अप्रैल को। कब हुआ है? 17 अप्रैल को सन 1918 में। ठीक है, कहाँ पर? बेलगांव, जो आपका कहाँ है? पुणे में। ठीक है, पुणे आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ है? 17 अप्रैल को। ठीक है, सन 1918 में। कहाँ पर? बेलगांव में। ठीक है, बेलगांव कहाँ है आपका? पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है 17 अक्टूबर को। ठीक है, 1994 को। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई है? 17 अक्टूबर को और सन 1994 को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनका जो काल था वो कब से कब तक था? 1918 से लेकर 1994 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? तो इनकी शिक्षा 1935 से लेकर 40 तक कहाँ हुई है? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में हुई है। ठीक है, जहाँ से इन्होंने क्या किया था? डिप्लोमा किया था। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में हुई है। ठीक, कब से कब तक? तो 35 से लेकर 40 तक यहाँ से इन्होंने क्या किया था? डिप्लोमा किया था। ठीक है, तत्पश्चात 1941 से लेकर 42 तक, ठीक है, इन्होंने क्या कहाँ पे की है शिक्षा? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में ही की थी। ठीक है, और ये आपका कहाँ है? मुंबई में। और यहाँ से इन्होंने क्या किया था? पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। ठीक है, तो कब से कब तक? 1941 से लेकर 42 तक इन्होंने क्या किया था? पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। कहाँ से किया था? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से किया था। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं इनके व्यवसाय के बारे में। ठीक है, तो व्यवसाय से ये क्या थे? एक चित्रकार थे, ठीक है, मूर्तिकार थे और ग्राफिककार थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि के.एस. कुलकर्णी साहब थे, तो आप कहेंगे चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और साथ ही साथ ग्राफिककार भी थे। ठीक है, चित्रकारी इन्होंने किसकी की है? तो इन्होंने ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्रकारी की है। किससे? ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्रकारी की है। ठीक, तो इनके चित्रों का विषय क्या हो गया? ग्रामीण जीवन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कुलकर्णी प्रारंभ में साइन बोर्ड पेंटर के रूप में कार्य किए थे। किसके रूप में कार्य किए थे? साइन बोर्ड पेंटर के रूप में कार्य किए थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कुलकर्णी ने प्रारंभ में किस रूप में कार्य किया? तो साइन बोर्ड पेंटर के रूप में कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, के.एस. कुलकर्णी को रतन टाटा ट्रस्ट बॉम्बे से, ठीक है, एक शोध छात्रवृत्ति मिली थी। ठीक है, यानी रिसर्च करने के लिए इन्हें छात्रवृत्ति दी गई थी। किसकी तरफ से? रतन टाटा ट्रस्ट, जो कहाँ का है? बॉम्बे में। ठीक है, तो इसने क्या दी थी? एक शोध छात्रवृत्ति, यानी इन्हें रिसर्च करने के लिए एक छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 1943 में, ठीक है, कुलकर्णी ने दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में किसका? टेक्सटाइल डिज़ाइनर के पद पर कार्य किया। ठीक है, और 1945 में नौकरी छोड़ दी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1943 से लेकर 1945 तक इन्होंने क्या किया था? टेक्सटाइल डिज़ाइनर का कार्य किया था। किसका? टेक्सटाइल डिज़ाइनर का कार्य किया था। टेक्सटाइल डिज़ाइनर क्या होता है? यानी कपड़ों को जो डिज़ाइन करता है। ठीक है, तो वो होता है टेक्सटाइल डिज़ाइनर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कब? तो 1943 में। ठीक है, 1943 में इन्होंने क्या किया? दिल्ली में टेक्सटाइल डिज़ाइनर के पद पर कार्य किया। और कब इन्होंने ये नौकरी छोड़ दी थी? तो 1945 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, 1945 में, ठीक है,
ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने उनकी प्रथम प्रदर्शनी, क्या कौन सी प्रदर्शनी, प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की थी। उन्होंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं इसको। कब, 1945 में। ठीक है, किसने, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने इनकी सबसे पहली प्रदर्शनी आयोजित की थी, ठीक है। और उसके बाद ही उन्होंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया था। इसके बाद इनकी सारी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ हुई, उसके बाद इन्होंने उन सब में भाग लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, 1950 में त्रिवेणी कला संगम के क्या बने, सदस्य बने। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिवेणी कला संगम के सदस्य कुलकर्णी जी कब बने, तो आप कहेंगे 1950 में। किसके सदस्य बने थे, तो त्रिवेणी कला संगम के। ठीक है, ये क्या बने थे, सदस्य बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, के.एस. कुलकर्णी दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्यों में एक थे। ठीक है, तो दिल्ली शिल्पी चक्र के जो संस्थापक सदस्य थे उसी में के.एस. कुलकर्णी साहब थे। ठीक है, तो के.एस. कुलकर्णी दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्यों में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, के.एस. कुलकर्णी सन 1972 से लेकर 78 तक BHU में ललित कला संकाय के 3 पद पर कार्य किए। ठीक है, तो पहले तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो के.एस. कुलकर्णी कब से कब तक, तो 1972 से लेकर 78 तक। ठीक है, कहाँ पर, BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहाँ पर, ललित कला संकाय के क्या किस पद पर रहे थे, तो ये डीन पद पर कार्य किए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि के.एस. कुलकर्णी साहब तो ये कब से कब तक रहे हैं, तो 1972 से 78 तक कहाँ पर, BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के किस ललित कला संकाय के किस पद पर रहे हैं, डीन रहे हैं। ठीक है, डीन रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, के.एस. कुलकर्णी ने विदेशों का भ्रमण किया, जहाँ वे अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, पेरू तथा ब्राज़ील की यात्रा की, जहाँ वे मैं और इको सभ्यताओं के संपर्क में आए, जो बाद में उनके काम का प्रमुख स्रोत या आदिम कला बना। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं, कुलकर्णी जी ने किनका विदेशों का भ्रमण किया, कहाँ कहाँ गए, तो वे अमेरिका गए, मैक्सिको गए, ग्वाटेमाला, पेरू और ब्राज़ील गए। ठीक है, जहाँ पर ये किन सभ्यताओं के संपर्क में आए, मैं और इका सभ्यताओं के संपर्क में आए थे। ठीक है, उस वहाँ पर उन्होंने क्या, जो बाद में उनके काम का प्रमुख स्रोत, और ये यहाँ पर ये जो गए थे इन सभ्यताओं के, जो इन्होंने सादा जीवन देखा वो उनकी कला का स्रोत बन गया था। ठीक है, तो इन्होंने किसका चित्रण किया, वहाँ के सभ्यताओं का जो सरल जीवन था उसको चित्रित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कुलकर्णी की कला अजंता भित्ति चित्रों और चोल कांस्य और आधुनिकता की जीवन शैली में शास्त्रीय भारतीय हस्तियों की सजावट की कृपा से प्रेरित थी। इन दोनों शैलियों को अपनी अलंकारिक रचनाओं में संयोजित किया। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो कुलकर्णी जी ने क्या किया था, अजंता के भित्ति चित्र यानी अजंता की दीवारों पर जो चित्र बने थे उनको, और चोल कांस्य की जो कला थी, ठीक है, और आधुनिकता की जीवन शैली में शास्त्रीय भारतीय हस्तियों की सजावटी कृपा से प्रेरित थी। ठीक है, तो वहाँ की जो इनकी जो कला थी वो अजंता के भित्ति चित्रों और चोल कांस्य और आधुनिकता की जो जीवन शैली थी उससे प्रेरित थी। ठीक है, इन्होंने इन दोनों शैलियों को इसमें अलंकारिक रचनाओं में संयोजित किया, और इन दोनों शैलियों को यानी अजंता की भित्ति चित्रों और चोल कांस्य की शैली थी उन सबको इसमें अलंकारिक रचनाओं में संयोजित किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुलकर्णी लाइन ऑफ मास्टर। ठीक है, और रंग के मितव्ययी उपयोगकर्ता भी थे। ठीक है, तो कुलकर्णी को क्या कहा जाता था, लाइन ऑफ मास्टर कहा जाता था, और रंग के मितव्ययी उपयोगकर्ता यानी बहुत ही सोच समझकर बहुत ही अच्छे से ये रंग का उपयोग करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है
ये पॉइंट फिर से आ गया। सन 1972 से लेकर 78 तक कुलकर्णी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के प्रमुख डीन के रूप में कार्य किए। ये पॉइंट मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ अभी, ठीक है। तो कब से कब तक, 1972 से लेकर 78 तक, ठीक है। कुलकर्णी जी कहाँ पर रहे थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है। किस ललित कला संकाय के किस पद पर रहे थे, डीन के पद पर कार्य किए थे, ठीक है। चलिए अब इनकी कुछ प्रदर्शनियाँ देख लेते हैं, ठीक है। नाइनटीन 45 और 49 में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी हुई, कहाँ पर, नई दिल्ली में, ठीक है। तो कब, एक हुई थी 1945 में, एक हुई थी 1949 में। कहाँ, कौन सी प्रदर्शनी हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी हुई थी, कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1959 में साओ पाउलो बिएनेल में यानी ब्राज़ील में इनकी प्रदर्शनी हुई थी, ठीक है। कब, 1959 में, कहाँ पर, साओ पाउलो बिएनेल में, ठीक है। ये आपका कहाँ है, ब्राज़ील में है, ठीक। वहाँ पर इनकी प्रदर्शनी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1959 में, ठीक है, इंडियन पेंटर यूरोप में यात्रा प्रदर्शनी की, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। 1959 में इन्होंने किस नाम से, इंडियन पेंटर नाम से, ठीक है, कहाँ पर, यूरोप में यात्रा प्रदर्शनी की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कुल 40 प्रदर्शनियाँ हुई थी, ठीक है, कहाँ पर, भारत में। और जबकि विदेशों में इनकी कुल 30 प्रदर्शनियाँ आयोजित हुई थी, कितनी, 30, ठीक है। तो भारत में इनकी कितनी प्रदर्शनियाँ हुई थी, 40 प्रदर्शनियाँ हुई थी, ठीक है, कहाँ पर, भारत में। और विदेशों में इनकी कितनी प्रदर्शनियाँ हुई थी, तो 30 प्रदर्शनियाँ हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 34 में, ठीक है, के.एस. कुलकर्णी पेंटर और मूर्तिकार के रूप में ABC आर्ट गैलरी वाराणसी आए, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, कब, 1934 में, ठीक है। इन्होंने क्या, ABC आर्ट गैलरी ज्वाइन की, जो आपकी कहाँ है, वाराणसी में। वहाँ पर ये किस रूप में कार्य किए, तो पेंटर और मूर्तिकार के रूप में कार्य किए। कब, 1934 में। क्या ज्वाइन किया इन्होंने, ABC आर्ट गैलरी ज्वाइन की थी, जो आपकी कहाँ थी, वाराणसी में थी। और वहाँ पर इन्होंने किस रूप में कार्य किया, तो पेंटर और मूर्तिकार के रूप में कार्य किया, ठीक है। चलिए अब इनके पुरस्कारों के बारे में जान लेंगे। 1955, 62 और 65 में इन्हें क्या दिया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया, तो ललित कला अकादमी, जो आपकी कहाँ है, नई दिल्ली में है, इसके द्वारा दिया गया। कब कब दिए गए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, तो 1955 में दिया गया, ठीक है, 1962 में दिया गया और 1965 में दिया गया। क्या दिया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा, तो ललित कला अकादमी के द्वारा दिया गया। तो ये ललित कला अकादमी है कहाँ, ये नई दिल्ली में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1972 से लेकर 76 तक ये उपाध्यक्ष रहे हैं, कहाँ पर, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, ठीक है। तो कब से कब तक, 1972 से लेकर 76 तक, ठीक है। ये क्या रहे थे, उपाध्यक्ष रहे थे, किसके, ललित कला अकादमी के, जो ये कहाँ है, आपकी नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1972 से लेकर 79 तक ये क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, किसके, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के। ऊपर क्या था, ललित कला अकादमी, जो अभी नई दिल्ली में थी, ये कौन सी है, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी, ठीक है। यहाँ के ये क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। तो कब से कब तक, 1972 से लेकर 79 तक क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1982 में, ठीक है, फेलोशिप मिली थी इन्हें, किस, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा, ठीक है। और वो फेलोशिप कौन सी थी, ललित कला अकादमी रत्न थी, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। तो के.एस. कुलकर्णी साहब को 1982 में क्या मिली थी, फेलोशिप दी गई थी, किसके द्वारा, ललित कला अकादमी, जो आपकी कहाँ है, नई दिल्ली, इसके द्वारा फेलोशिप दी गई थी। वो क्या थी, ललित कला अकादमी रत्न दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब इनके कुछ प्रमुख चित्रों को जान लेंगे, ठीक है। तो इनका उच्च कोटि की रचना, यानी के.एस. कुलकर्णी साहब की अगर उच्च कोटि की रचना पूछी जाएगी तो आप क्या कहेंगे, श्रृंगार है, ठीक है। इनकी उच्च कोटि की रचना श्रृंगार है, ठीक है। नेक्स्ट है खेत, ठीक है, खेत हो गया, बैल हो गया, कबाड़ी हो गया, पनघट पर कार्यरत हो गया, मास्क हो गया,
टोकरी लिए लड़की, मोतीलाल नेहरू, राधा कृष्णन, संजीव रेड्डी। कौन थे? संजीव रेड्डी। चलिए इसमें देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इनका श्रृंगार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये इनकी उच्च कोटि की रचनाएं। ठीक है, नेक्स्ट है खेत, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। बैल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कबाड़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पनघट पर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। टोकरीली लड़की इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और संयोजन 1957। ठीक है, अब आगे देखते हैं और चित्रों को। ठीक है, तो कौन कौन से चित्र हो गए? श्रृंगार हो गया, खेत हो गया, बैल हो गई, कबाड़ी हो गया, पनघट पर कार्यरत हो गया, मास्क हो गया, टोकरीली लड़की हो गई, मोतीलाल नेहरू हो गए, राधा कृष्णन हो गए और संजीव रेड्डी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है इनका संयोजन 1957। ठीक है, इनका चित्र कौन सा है? संयोजन 1957। ठीक है, ये भी इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो संयोजन में क्या बताया गया? इसमें आधुनिक अराजकतापूर्ण परिस्थितियाँ बताई गई हैं और विश्व पर मंडरा रहे विनाश का प्रतिध्वनि है। ठीक, चित्र पर किसका? मैक्सिकन कला का प्रभाव है। ठीक, किसका? मैक्सिकन कला का प्रभाव है। तो इसमें क्या बताया गया कि आधुनिक समय में जो अव्यवस्था फैली हुई थी। ठीक है, क्या फैली हुई थी? अव्यवस्था फैली हुई थी, उन परिस्थितियों को और विश्व पर जो खतरा मंडरा रहा था उनकी गूंज सुनाई दे रही थी। ठीक है, प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है? गूंज। ठीक है, गूंज इस चित्र में दिखाई गई है। ठीक, और इस चित्र पर किसका प्रभाव था? तो मैक्सिकन कला का प्रभाव था। किसका? मैक्सिकन कला का प्रभाव था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अंतिम भोज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर देंगे। ठीक है, अंतिम भोज, इनका ये चित्र बनाया गया है 1987 में। कब बनाया गया? 1987 में। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया? मांस तथा रक्त के रंगों में आधुनिक गरीबी, यानी मांस और रक्त के द्वारा, ठीक है, रंगों से क्या दिखाई गई है? आधुनिक गरीबी दिखाई गई है, हिंसा दिखाई गई है और भ्रम टूटने की स्थिति का अंकन है। ठीक है, क्या क्या दिखाया गया है? गरीबी दिखाई गई है, हिंसा दिखाई गई है और भ्रम टूटने की स्थिति दिखाई गई है। किसमें? अंतिम भोज में। ये कब बनाया गया? तो 1987 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है के.एस. कुलकर्णी यूरोपीय पद्धतियों में व्यक्ति चित्रण किए हैं। ठीक, तो के.एस. कुलकर्णी साहब ने व्यक्ति चित्रण किसमें किया है? तो इन्होंने यूरोपीय पद्धति में व्यक्ति चित्रण किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अजंता से लेकर कांगड़ा शैली तक की कला के अनुशीलन से भारतीय कला के महत्वपूर्ण तत्व लिखे। अनुशीलन यानी नियमित अध्ययन से। ठीक है, अजंता से लेकर इन्होंने किसका? कांगड़ा शैली तक का क्या किया? अध्ययन किया। ठीक है, और उससे क्या किया? इन्होंने कला के महत्वपूर्ण तत्व लिखे। ठीक है, तो किससे? अजंता और कांगड़ा, अजंता से लेकर कांगड़ा तक की कला का इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था और कला के महत्वपूर्ण तत्व लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनका के.एस. कुलकर्णी की आकृतियाँ कैसी होती थी? टेढ़ी मेढ़ी होती थी और जीवन शक्ति से भरपूर थी। ठीक है, और रेखाएं स्वतंत्र थी, रंग उत्तेजक एवं लयात्मक थे। समझ लेंगे के.एस. कुलकर्णी आकृति कैसे बनाते थे? तो टेढ़ी मेढ़ी बनाते थे और वह कैसी होती थी? उनमें जीवन शक्ति भरपूर होती थी। ठीक है, और रेखाएं कैसी होती थी? स्वतंत्र होती थी और रंग कैसे होते थे? उत्तेजक होते थे और लयात्मक होते थे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गए के.एस. कुलकर्णी साहब के बारे में। ठीक है, आई होप आपको के.एस. कुलकर्णी साहब अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।